तो दोस्तों आज हम एक ऐसे बादशाह की बायोग्राफी आपसे डिस्कस करेंगे जिसके जीते जी अंग्रेज कभी उसकी रियासत पर हमले की हिम्मत ना कर सके। वो आखिरी स्टेट जो पूरे हिंदुस्तान में आजाद बची थी वो इसी बादशाह की थी। तो कौन था वो बादशाह और इसने अपना जीवन कैसे गुजारा और इन्हें शेरे पंजाब का टाइटल सिर्फ इसीलिए दिया गया कि इनके जिंदा रहते अंग्रेज कभी भी पंजाब की तरफ मैली निगाह से देख भी ना सके। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब के शेर जिन्हें दुनिया आज महाराजा रंजीत सिंह के नाम से जानती है। तो दोस्तों रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला के शहर में हुआ जो कि आज के दौर में पाकिस्तान का हिस्सा है और पहलवानों के शहर के नाम से मशहूर है। आपके पिता का नाम सरदार महासिंह और आपकी माता का नाम राजकौर था। आपको छोटी सी उम्र में ही स्मॉल पॉक्स हो गया था जिसकी वजह से आपकी लेफ्ट आई जाया हो गई थी। लेकिन आप कहा करते थे कि इस दुनिया को देखने के लिए मेरी एक आंख ही काफी है। कहा जाता है कि रंजीत सिंह ने अपनी फर्स्ट बैटल केवल 10 साल की एक छोटी सी एज में लड़ी और अपने दुश्मनों को भगा भगा कर मारा। बचपन ही से आपके वालिद आपके बारे में जान गए थे कि आपकी काबिलियत और जंगी महारत एक दिन आपको हमेशा के लिए अमर कर देगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रंजीत सिंह ने ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि इतिहास में आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया और आज सारी दुनिया आपको शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह के नाम से जानती है। आप कभी स्कूल नहीं गए, आपको घर पर ही पढ़ाया गया, लेकिन आप वैसे ब्रिलियंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे कि आपको जो भी पढ़ाया जाता आप वो सब बहुत जल्द सीख लेते थे। आपने बहुत जल्दी घुड़सवारी, तीरंदाजी और मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर ली। 12 साल की उम्र में आपके पिताजी का देहांत हो जाता है और 12 साल की छोटी सी उम्र में आपको अपनी मिसल का सरदार बना दिया जाता है। मिसल उस दौर में कहते थे स्टेट्स को, राज्यों को। तो कुल मिला के पूरे पंजाब की 14 मिसलें थीं जिनमें से 12 सिखों के कंट्रोल में थीं, एक ब्रिटिश कंट्रोल में थी और एक मुस्लिम कंट्रोल में थी। तो रंजीत सिंह की मिसल का नाम शकरचकिया मिसल था जो कि ताकतवर मिसलों में गिनी जाती थी। रंजीत सिंह की शकरचकिया मिसल में 25,000 सैनिक थे जो कि इसको सबसे ताकतवर मिसल बनाते थे। अब जिस वक्त आपके पिताजी का देहांत होता है तो उस वक्त के रीति रिवाज के मुताबिक गद्दी के लिए पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है। तो आपके जितने भी शत्रु थे उन्होंने सोचा कि चलो रंजीत सिंह महासिंह का इकलौता बच्चा है, हम इसे मार देते हैं और गद्दी हथिया लेते हैं। 13 साल की उम्र में रंजीत सिंह को मारने के लिए ओबाश खान को भेजा जाता है, लेकिन रंजीत सिंह उसी का काम तमाम कर देते हैं। देख रहे हैं आप रंजीत सिंह की बहादुरी। जितनी दफ़ा भी रंजीत सिंह पर हमले हुए वो सब नाकाम साबित हुए और हर दफ़ा आपको जो जो मारने आया वो खुद ही मारा गया। ये चीज़ रंजीत सिंह की बहादुरी को दर्शाती है। अब बात करें अगर 1799 की तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों की 4th एंग्लो मैसूर वार होती है और मैसूर पर भी अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। अब 1799 वही साल था जब पंजाब में रंजीत सिंह फुल पावर पकड़ चुका था। वो कैसे, आइए देखते हैं। अब देखा जाए तो हिंदुस्तान में 2 ही एम्पायर बचे थे, एक सिख एम्पायर और दूसरा मराठा एम्पायर। लेकिन अंग्रेज मराठों को अपने लिए कोई खास खतरा नहीं समझते थे। दूसरी तरफ अंग्रेज रंजीत सिंह को अपने लिए खतरा तो समझते थे, लेकिन टीपू सुल्तान से जंग के टाइम पर वो रंजीत सिंह से जंग करके एक और खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे क्योंकि इससे उनकी हार कंफर्म हो जाती। अब होता कुछ यूं है कि 1799 में लाहौर पर एक भंगी मिसल कब्जा कर लेती है। अब ये भी शकरचकिया मिसल की तरह एक ताकतवर मिसल थी। अब क्योंकि भंगी सरदारों ने लाहौर अहमद शाह अब्दाली के जानशीनों से छीना था तो अहमद शाह अब्दाली का पोता शाहजमान लाहौर की तरफ अपनी आर्मी लेकर आता है और बासानी लाहौर को फिर से कैप्चर कर लेता है। अब शाहजमान लाहौर में रहकर सिखों से एक डिसाइसिव बैटल करना चाहता था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अब होता कुछ यूं है कि काबुल में रिवोल्ट सी सिचुएशन पैदा हो जाती है। जब ज़मान शाह दुरानी को अपना तख्त खतरे में महसूस होता है तो वो अपना एक नुमाइंदा लाहौर छोड़कर वापस अफगानिस्तान चला जाता है। लेकिन वापसी पर उसके साथ एक मसला हो जाता है, वो ये कि जब वो झेलम नदी को क्रॉस कर रहा था उस वक्त मानसून का मौसम था, तो उस वक्त झेलम नदी बिल्कुल उफान पर थी। ऐसे में झेलम नदी को क्रॉस करते हुए ज़मान शाह दुरानी की काफ़ी सारी तोपें नदी में गिरकर डूब गईं। उस समय तोपें सबसे शक्तिशाली हथियार थीं। ये उस वक्त की बैटल्स के लिए उतनी ही ज़रूरी थीं जितने कि आज के समय में फाइटर जेट्स और मिसाइल। इन तोपों का नुकसान ज़मान शाह के लिए बहुत बड़ा था। अब अगर तोपें वापस चाहिए थीं तो ज़मान शाह को इसके लिए नदी के नीचे होने का वेट करना पड़ता, जिसका उसके पास बिल्कुल समय न था क्योंकि हर गुजरते पल के साथ काबुल के हालात मजीद ख़राब होते जा रहे थे। ये तोपें शाहजमान के लिए इतनी ज़रूरी थीं कि शाहजमान इनके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था और वो कीमत थी लाहौर शहर। शाहजमान ने अपने दुश्मन रंजीत सिंह से एक ट्रीटी साइन की
कि अगर रंजीत सिंह शाहजमान को ये तोपें निकलवा कर वापस भिजवा दे तो शाहजमान लाहौर पर रंजीत सिंह की अधीनता कबूल कर लेगा और लाहौर पर फ्यूचर में भी कभी हमला नहीं करेगा। वैसे भी उसे खबर मिल चुकी थी कि लाहौर शहर को भंगी सरदारों ने वापस उसके नुमाइंदे से छीन लिया है। अब रंजीत सिंह ने यह पेशकश कबूल कर ली क्योंकि उसे भी एक फ्रेंडली अफगान गवर्नमेंट चाहिए थी जो उसे एक्सेप्ट करे और लाहौर पर या फिर उसके एम्पायर पर हमला ना करे। अब ट्रीटी के मुताबिक रंजीत सिंह ने 8 तोपें झेलम नदी से निकलवा कर पिशावर भिजवा दी क्योंकि उस टाइम पर पिशावर भी अफगानिस्तान के कंट्रोल में था। अब रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान को तो अपने साथ मिला लिया लेकिन लाहौर पर प्रॉपर कब्जा करने के लिए काम उसी को करना था। यहाँ पर लाहौर के रहने वाले भी किसी परमानेंट गवर्नमेंट के ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे और भंगियों की आपस की लड़ाइयों ने लाहौरियों का जीना हराम करके रखा था। शहर के इंटेलेक्चुअल्स का ख्याल था कि इस पावर गैप के लिए रंजीत सिंह बिल्कुल परफेक्ट है जो कि इस अनस्टेबल एनवायरनमेंट में लाहौर को स्टेबिलिटी दे सकता है। ऐसे में इन्होंने रंजीत सिंह को कई खत लिखे और रंजीत सिंह को यकीन दिलाया कि उसके अटैक की सूरत में लाहौर के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। रंजीत सिंह को इसकी सास की भी फुल सपोर्ट हासिल थी क्योंकि उसकी शादी एक ताकतवर मिसल कनिया मिसल में हुई थी जहां पर उसकी सास सदा कौर का हुक्म चलता था। वो एक इंटेलेक्चुअल औरत थी। उसने रंजीत सिंह को सपोर्ट किया और साथ ही ये यकीन दिलाया कि अगर तुमने लाहौर पर कब्जा कर लिया तो पूरा पंजाब तुम्हारा होगा क्योंकि हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन यही है कि जो लाहौर पर हुकूमत करता है वही पंजाब पर हुकूमत करता है। अब होता कुछ यूँ है कि जुलाई 1799 में जब रंजीत सिंह लाहौर पर कब्जा करने के लिए अपनी फौज लेकर निकला तो इसकी फौज में 50,000 सैनिक थे जिनमें से 25,000 सैनिक इसकी अपनी मिसल से थे और बाकी 25,000 सैनिक दूसरी मिसलों से थे। अब जब रंजीत सिंह की फौज लाहौर पहुंची तो 3 में से 2 भंगी सरदार तो रंजीत सिंह के डर से भाग निकले। तीसरे सरदार चित सिंह ने सभी मोर्चे संभाल लिए लेकिन जब लाहौरियों ने शहर के दरवाजे रंजीत सिंह के लिए खोल दिए तो चित सिंह ने अपने 500 वफादार सैनिकों के साथ हजूरी बाग में खुद को सरेंडर कर दिया। रंजीत सिंह ने चित सिंह को खानदान समेत माफ कर दिया और बगैर किसी सजा के जाने दिया और यूं खून का एक भी कतरा बहाए बगैर लाहौर शहर 1799 को रंजीत सिंह के कब्जे में आ गया। लाहौर पर कब्जा रंजीत सिंह की जिंदगी का एक अहम तरीन टर्निंग पॉइंट साबित हुआ क्योंकि इसी वजह से सिख एम्पायर की नींव पड़ी। उसके बाद रंजीत सिंह के उदय का वो सिलसिला शुरू हुआ जो उसकी मौत तक थम ना सका। 2 साल बाद 1801 में रंजीत सिंह का पहला बेटा खरक सिंह पैदा हुआ। खरक सिंह के पैदा होने पर 40 दिन तक पूरी जागीर में जश्न मनाया गया और उसी साल 1801 में बैसाखी के मेले के मौका पर रंजीत सिंह को महाराजा का टाइटल दे दिया गया जिसके बाद से आपको महाराजा रंजीत सिंह कहा जाने लगा। अब रंजीत सिंह का अंपायर खाली चक्कर चकियां तक ना था बल्कि लाहौर पर कब्जा करने के बाद रंजीत सिंह मजीद एक्सपैंड करने के लिए तैयार बैठा था। अब रंजीत सिंह के बढ़ते हुए कदमों को रोकने की ताकत ना अंग्रेजों में थी और ना ही अफगानों में। इसीलिए रंजीत सिंह एक के बाद एक जागीर को अपने अधीन करता जा रहा था। ये सब जागीरें रंजीत सिंह को लगान दिया करती थी। रंजीत सिंह ने जम्मू, नूरपुर, चन्योट और झंग पर भी कब्जा कर लिया और जो जागीरें बचीं उन्होंने अपनी जान बचाई और महाराजा रंजीत सिंह की अधीनता कबूल कर ली। 1803 आते आते रंजीत सिंह का एम्पायर मौजूदा पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी तक फैल चुका था। अब लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक सारा का सारा राज रंजीत सिंह का ही था। अब बारी आती है अमृतसर की। वहां पर भी भंगी मिसल के भंगी सरदारों का कब्जा था। अब हुआ कुछ यूं कि 1805 में रंजीत सिंह ने अमृतसर के भंगी राजाओं से जमजमा तोप की डिमांड की और कहा कि वो रंजीत सिंह के दादा चरत सिंह से किए गए वादे के मुताबिक भंगियों की फेमस जमजमा तोप रंजीत सिंह के हवाले कर दें। लेकिन भंगी अभी लाहौर की हार नहीं भूले थे। उन्होंने रंजीत सिंह को तोप देने से मना कर दिया, उल्टा लाहौर शहर की वापसी की डिमांड कर दी। जब महाराजा रंजीत सिंह को इस बात का पता चला तो महाराजा रंजीत सिंह गुस्से में आ गए और अमृतसर पर हमले का हुक्म दे दिया। वो भंगी जो लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह की सेना का मुकाबला नहीं कर पाए थे, अमृतसर में तो इनकी कंडीशन पहले से भी ज्यादा बुरी साबित हुई। अमृतसर पर कब्जा करने के लिए रंजीत सिंह की फौजों को सिर्फ 2 घंटे का टाइम लगा और भंगी सरदारों को लाहौर तो ना मिला, हाँ अमृतसर भी हाथ से गया। अब क्योंकि भंगी सरदारों को एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा और रिजल्ट ये निकला कि जमजमा तोप रंजीत सिंह के हाथ आ गई। ये जमजमा तोप आज पाकिस्तान के शहर लाहौर में मौजूद है और लाहौर के म्यूजियम के सामने वाली रोड पर रखी गई है और ये तोप आज भी रंजीत सिंह के पावरफुल पंजाब एम्पायर की यादें ताज़ा कर देती है। अब जमजमा एक फारसी नाम है जिसका मतलब होता है शेर की धार। अब अमृतसर पर कब्जे ने भंगियों के दिलों के साथ साथ अंग्रेजों के दिल भी चीर कर रख दिए।
अब अंग्रेजों को दो चीज़ों का डर था। पहला ये कि रंजीत सिंह का एम्पायर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, जो अंग्रेज़ों के बाद पूरे एशिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी था, जिसमें 80,000 सैनिक थे। अब अंग्रेज़ों के नॉर्थ में महाराजा रंजीत सिंह अपने जायंट एम्पायर के साथ मौजूद थे, और दूसरी तरफ देखें तो अंग्रेज़ों के साउथ में मराठा एम्पायर मौजूद था। मराठा एम्पायर काफ़ी वीक हो चुका था, लेकिन फिर भी वो एक थ्रेट तो थे अंग्रेज़ों के लिए। अब अंग्रेज़ जानते थे कि हम महाराजा रंजीत सिंह का कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं, और अगर हम इनसे युद्ध करते हैं तो हमारी हार तय है, क्योंकि दूसरी ओर से मराठा हमसे जुड़ जाएंगे और हमारा काम वहीं पर तमाम हो जाएगा। क्योंकि अंग्रेज उस टाइम पे सिखों और मराठास के दरमियान मौजूद थे, तो ये चीज़ स्ट्रेटेजिकली अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी। तो अंग्रेज़ों ने महाराजा रंजीत सिंह से दोस्ती में ही अपनी भलाई समझी। और क्या होता है कि 1809 में महाराजा रंजीत सिंह से अंग्रेज़ एक ट्रीटी साइन करते हैं कि रंजीत सिंह सतलुज नदी के उस पार साउथ में नहीं आएंगे और अंग्रेज़ सतलुज नदी के इस पार नॉर्थ में नहीं आएंगे, जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहा जाता है। अब इसके अलावा एक और बात भी तय पाई कि अगर नेपोलियन या कोई भी बाहरी हमलावर हमला करता है तो इस सूरत में दोनों मिलकर उसको ठिकाने लगाएंगे। अब इस चीज़ ने महाराजा रंजीत सिंह को फ़ायदे से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि एक तो महाराजा रंजीत सिंह साउथ रीजन में एक्सपेंड नहीं कर सकते थे, जिसने महाराजा को केवल नॉर्थ साइड की तरफ एक्सपेंशन पर बाउंड कर दिया था। और जो फ़ायदा अंग्रेज़ों को हुआ वो ये कि पंजाब उनके लिए एक बफर जोन बन गया था, चाहे वो अफ़गानों के लिए हो या नेपोलियन के लिए। हाँ, कुछ फ़ायदा जो रंजीत सिंह को हुआ वो ये था कि रंजीत सिंह ने सतलुज नदी और सिंध नदी के दरमियान मौजूद तमाम इलाकों को अपनी जागीर में शामिल कर लिया। अब रंजीत सिंह बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था, क्योंकि उसका एम्पायर बहुत बड़ा था, जिसमें आज के दोनों देशों के पंजाब, दोनों देशों के कश्मीर शामिल थे। और आप सब लोग तो जानते ही हैं कि पंजाब शुरू से ही गॉड गिफ्टेड रीजन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं, तो बहुत से फर्टाइल लैंड पंजाब ही में हैं। और पंजाब की फर्टिलिटी का अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि दोनों देशों की जनसंख्या के 100 करोड़ से भी ज़्यादा के लिए अनाज और गेहूं सिर्फ पंजाब ही पैदा करता है। अब रंजीत सिंह को पावर तो मिल चुकी थी, लेकिन वो एक और चीज़ का ख्वाहिशमंद था, और वो चीज़ थी कोहिनूर। कोहिनूर की सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस थी, और ये समझा जाता था कि जिस किसी के पास भी ये होगा वो दुनिया का एक ताकतवर तरीन हुक्मरान समझा जाता था। कोहिनूर उस वक्त तक दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। अब कोहिनूर अहमद शाह अब्दाली के पोते शाह शुजा के पास था। अब शाह शुजा दुरानी अपने तख्त छिन जाने के बाद रंजीत सिंह की प्रोटेक्शन में आ गया था। अब रंजीत सिंह को उसके जासूसों ने यह बता दिया कि हिंदुस्तान की शान कोहिनूर शाह शुजा के पास है। अब रंजीत सिंह ये बात तो जानता था कि कोहिनूर का मालिक कौन है, लेकिन ये नहीं जानता था कि कोहिनूर है कहाँ पर। अब रंजीत सिंह के लिए मसला ये था कि वो जोर जबरदस्ती या मारपीट से शाह शुजा को कत्ल करवाकर ये हीरा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो शाह शुजा के हामियों को अपने खिलाफ नहीं करना चाहता था। क्योंकि रंजीत सिंह पावर गेम से बाखूबी वाकिफ था और समझता था कि अगर कल को फिर से शाह शुजा के हामियों की हुकूमत आ गई तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। दूसरी तरफ शाह शुजा अंग्रेजों का भी अलाय था। अब रंजीत सिंह ने मुबारक हवेली, जो कि लाहौर के अकबरी गेट के पास मौजूद है, इस हवेली में शाह शुजा का खानदान रंजीत सिंह के पास आर्जी तौर पर कैद था। और 1813 में रंजीत सिंह ने नाकाबंदी मजीद सख्त करवा दी। खाने पीने का सामान भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, ऊपर से मई की गर्मी। अब शाह शुजा ने अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए हीरा रंजीत सिंह को देने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी, और यह वाकया अपनी बेहतरीन कन्वर्सेशन की वजह से तारीख में अमर हो गया। रंजीत सिंह ने जब हीरा शाह शुजा से लिया तो रंजीत सिंह बहुत ज़्यादा खुश था। इस मौके पर रंजीत सिंह ने शाह शुजा से इस हीरे की कीमत पूछी, तो शाह शुजा ने जवाब दिया कि इसकी कीमत है ताकत। ये हमने ताकत के जोर पर मुगलों से छीना था, और फिर तुम्हारे पास ताकत थी, तुमने हमसे छीन लिया, और अब जिसके पास ताकत होगी वो तुमसे छीन लेगा। और तारीख का सितम देखें कि हुआ भी कुछ ऐसा ही कि अंग्रेज़ों ने ये हीरा रंजीत सिंह के देहांत के बाद उसके ख़ानदान से छीन लिया। अब अगर बात करें महाराजा रंजीत सिंह की, तो आपकी फतूहात का सिलसिला ज़िंदगी के आखिरी दम तक जारी रहा। 1836 में अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों तक आप डेरा गाजी खान, टांक, बनू और डेरा इस्माइल खान को भी अपने एम्पायर में शामिल कर चुके थे। उस टाइम पर सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा जाके आबाद हुई, जिन्हें आज भी पाकिस्तान के प्रोविंस केपीके में देखा जा सकता है। महाराजा रंजीत सिंह के मुतालिक ये बात भी मशहूर है कि आपने काबुल पर भी कब्जा किया था, लेकिन ये बात सच नहीं। काबुल पर कब्जा अंग्रेज़ों ने 1839 में किया था। हाँ, ये बात ज़रूर सच है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत महाराजा रंजीत सिंह ने इस मिशन में अंग्रेज़ों की मदद ज़रूर की थी। 1835 में एक रात महाराजा रंजीत सिंह को एक दौरा पड़ा और आपका दायां हिस्सा काम करना छोड़ गया। आपकी ज़ुबान भी आपका साथ देना छोड़ गई,
आपकी बात बहुत मुश्किल से समझ आती थी। 1837 में एक बार फिर दौरा पड़ता है, जिसके बाद आप बिल्कुल लाचार हो गए थे और आप बिस्तर से जा लगे। 1838 में तीसरा दौरा पड़ा, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह से बोलने की शक्ति भी छीन ली। और फिर जब सब उम्मीदें बिल्कुल ख़त्म हो गईं, तो बहुत से नजराने भी दिए गए, लेकिन कोई भी चीज़ आपकी सेहत में सुधार ना ला सकी। और इस खराब सेहत के चलते 27 जून 1839 को रंजीत सिंह का देहांत हो गया। आपकी आखिरी रस्में लाहौर के मीनारे पाकिस्तान और शाही किले के दरमियान उस जगह पर की गईं जहां आज आपकी समाधि है। आपकी 4 बीवियों और 7 लोंडियों ने आपके साथ सती होने का ऐलान किया। याद रहे कि उस टाइम हिंदुस्तान में सती की रस्म बहुत ज्यादा आम थी, जिसमें पति की मौत पर उसकी पत्नी उसके साथ जल मरती थी। अंग्रेजों ने अपने दौर में इस जाहिलाना रस्म को जबरदस्ती खत्म करवाया। महाराजा रंजीत सिंह को शाही पोशाक पहनाई गई और संदल की लकड़ियों पर आपकी बॉडी को रख दिया गया। 4 रानियां और 7 लोंडियां भी आकर इसके ऊपर बैठ गईं। एक रानी ने रंजीत सिंह का सर अपनी गोद में रखा हुआ था। चिता को रंजीत सिंह के बेटे खरक सिंह ने आग लगाई। रंजीत सिंह की अस्थियों को गंगा नदी में बहा दिया गया। रंजीत सिंह के दौर में सिख एम्पायर की बाउंड्री सिंध से लेकर चीन, अफगानिस्तान और दिल्ली तक फैल गई थी। अब रंजीत सिंह के देहांत के बाद 1845 और 48 में सिखों की अंग्रेजों के साथ 2 युद्ध होते हैं और 1848 के युद्ध में सिखों से लाहौर और कश्मीर छीन लिया गया और यूं हिंदुस्तान की आखिरी आज़ाद रियासत भी अंग्रेजों के कब्जे में चली गई। और यूं सिख अपनी लेगेसी को कंटेन न कर सके। आखिरी वक्त में लाहौर की गद्दी पर महाराजा रंजीत सिंह का 10 साला बेटा दिलीप सिंह बैठा था, जिसे अंग्रेजों ने लंदन भेज दिया, जहां दिलीप सिंह ने अपने हाथों से कोहिनूर मलका विक्टोरिया को पेश किया। और यूं शाह शुजा दुरानी की वो बात सच साबित हुई कि जिसके पास ताकत होगी वो ये हीरा तुमसे छीन लेगा। 105 कैरेट का कोहिनूर आज भी मलका बरतानिया के ताज का हिस्सा है और इसे टावर ऑफ लंदन में सिक्योरिटी में रखा गया है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों इस हीरे पे अपना क्लेम करते हैं। पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों ने भी बरतानिया की अदालत में केस कर रखे हैं कि कोहिनूर उनके देश को लौटा दिया जाए, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। तो अब अगर बात करें रंजीत सिंह की एडमिनिस्ट्रेशन की, तो महाराजा रंजीत सिंह की जागीर में सिख, हिंदू और मुस्लिम हर कोई रह सकता था और काम कर सकता था। इनके मंत्रिमंडल में हर धर्म के लोग थे। आपके पीएम ध्यान सिंह हिंदू डायनेस्टी डोगरा से थे। आपके फॉरेन मिनिस्टर फकीर अजीजुद्दीन एक मुस्लिम थे। आपकी आर्मी भी बहुत कमाल थी। अगर हम आपकी आर्मी की बात करें तो आपकी आर्मी में पोलिश, रशियन, स्पेनिश, पर्शियन और फ्रेंच ऑफिसर्स थे। तो आप खुद ही समझ रहे होंगे कि सिख एम्पायर जो इतने लंबे अरसे तक नहीं चल सका, फिर भी इसे गोल्डन एम्पायर क्यों कहते हैं। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि किसी भी एम्पायर की ताकत 2 चीज़ों में होती है, पहली चीज़ सेना और दूसरी चीज़ पैसा। और अगर आपके पास दोनों ही चीज़ें बढ़िया हैं तो भूल जाओ कि कोई भी देश आपको हरा पाएगा। महाराजा रंजीत सिंह ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारा काम किया। आपने वेपन्स, इक्विपमेंट्स और एम्यूनेशन, इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन पंजाब ही में स्टार्ट की। 1801 में जब आपको महाराजा रंजीत सिंह घोषित किया गया तो आपने पंजाब में बहुत सारी फैक्ट्रीज बनवाई। आपने पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, जिससे हुआ ये कि आपकी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और इस बात को लोग भी मानते थे। रंजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब रंजीत सिंह किसी शहर पर कब्जा करता तो इसमें लूटमार ना करता और ना ही वहाँ की किसी मजहबी इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाता। रंजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि इसने मस्जिदों को दूसरे कामों के इस्तेमाल के लिए भी यूज़ किया। मिसाल के तौर पे रंजीत सिंह की फ़ौज ने लाहौर की बादशाही मस्जिद की बेहुरमती की और इसे घोड़ों के अस्तबल और गोला बारूद बनाने के कारखानों में तब्दील कर दिया। इसके अलावा लाहौर की मोती मस्जिद को सिख फ़ौज ने मोती मंदिर में तब्दील कर दिया और लाहौर की सुनहरी मस्जिद को सिखों के एक गुरुद्वारे में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा लाहौर की बेगम शाही मस्जिद को गन पाउडर यानी बारूद बनाने के कारखाने में तब्दील कर दिया गया और इसे आज के टाइम पे बारूद खाने वाली मस्जिद के नाम से भी पुकारा जाता है, जो कि लाहौर के शाही किले में मौजूद है। लेकिन फिर सूफी फ़कीर सत्तार शाह बुखारी की दरख्वास्त पर रंजीत सिंह ने इन सब को वापस मस्जिदों में तब्दील करवा दिया और इन सब के लिए मुसलमानों से माफ़ी भी मांगी, जिसकी वजह से मुसलमानों के दिल में जो वक्ती गमो गुस्सा था वो दूर हुआ और मुसलमान आज भी सिखों को और उनके राजा रंजीत सिंह को अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं कि महाराजा रंजीत सिंह ने कैसे अंग्रेज़ों की नाक में दम किए रखा और आखिरी दम तक अंग्रेज़ों की ये हिम्मत ना हो सकी कि महाराजा रंजीत सिंह के जीते जी वो पंजाब पर हमला कर सकें। तो दोस्तों, ये थी पंजाब के शेर महाराजा रंजीत सिंह की बायोग्राफी। अगर आपको ये बायोग्राफी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये जो सब्सक्राइब बटन के साथ घंटा है इसे भी ज़रूर बजा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की घंटी आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को मिस ना करें।